हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों की, जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं कमेंट्स में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। क्योंकि हमारी जो यूनिट है उसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, तो हम जानेंगे उसके नेचर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है और भी बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये इंग्लिश में क्यों लिखा है, क्योंकि आप तो हिंदी में पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है इंग्लिश में क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है क्योंकि जो चीजें हिंदी में, जिस चीज के कई मीनिंग होते हैं, उसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। अभी मैं बताती हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में जो है वो कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला प्रयोग किया जाता है समावेशी शिक्षा, दूसरा प्रयोग किया जाता है समन्वित शिक्षा, तीसरा प्रयोग किया जाता है समेकित शिक्षा। तो आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी हम बात करें अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो मैं समावेशी शिक्षा लेके चलूंगी। अब समावेशी शिक्षा एक्चुअली होती क्या है, तो समावेशी शिक्षा में आप बात करते हैं समावेशन की। अब समावेशन क्या है, देखिए हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। अब बुद्धि लब्धि क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी जब हम पैदा होते हैं तो हर बच्चे का आईक्यू लेवल यानी इंटेलिजेंट कोशेंट, बुद्धि लब्धि, सोचने समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। हर बच्चा अलग तरीके से समझता है, अलग तरीके से सीखता है। जरूरी नहीं है किसी को दिखा दिया जाए तो एक को समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आ रहा हो। ठीक है, क्लासरूम में अगर आप एक किस बच्चे को किसी चीज को दिखा के अगर आप समझा रहे हैं तो उसमें अगर 4 बच्चों को समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास को समझ में आए। अगर आप देखिए, अगर क्लासरूम में हमें टीएलएम की जरूरत होती है और अलग अलग हमारे जो प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग तरीकों की, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी हमें क्लासरूम में कई सारी चीजों का, कई अप्रोचेस का, कई सारे मेथड का, कई सारी टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो आप कहेंगे कि मैम आप मुझे आप ऐसे क्यों बता रही हैं। बात यह है कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 होता है, देखिए ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि का जो बालक होता है उसका आईक्यू लेवल 90 माना गया है, यानी 90 माना गया है। जो भी बच्चा इससे ज्यादा का होगा, यानी किसी बच्चे का अगर आईक्यू लेवल 90 से ज्यादा का होता है तो यानी जैसे 90 है तो वो सामान्य बुद्धि का है, थोड़ा ज्यादा होगा तो वो पढ़ाई में और ज्यादा अच्छा होगा, चीजों को समझने में, या उससे ज्यादा होगा प्रतिभाशाली कहलाएगा। 120 प्लस का बच्चा क्या कहलाता है, हमारा प्रतिभाशाली कहलाता है। ऐसे ही अगर 90 से कम होगा तो वो बच्चे पिछड़े में आ जाते हैं, यानी मानसिकता उनकी थोड़ी सी कम होती है। तो हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी समावेशी शिक्षा है, वो बात करती है सामान्य बालक के साथ में इन सभी की, आप समझ पा रहे हैं, 90 से कम और 90 से ज्यादा जिसका भी आईक्यू लेवल होगा उन बच्चों को और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा देने की बात करती है। कौन, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन हम इसको इंग्लिश में कह रहे हैं और इसका हिंदी में मतलब ये निकलता है कि सामान्य बालकों को और जो भी बच्चे प्रतिभाशाली हैं, यानी 90 से जिनका ज्यादा है क्या आईक्यू लेवल, या 90 से कम है या ज्यादा है, उनको एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया, मतलब अधिगम असमर्थी या जिसको भी पढ़ने में कोई भी समस्या है, यानी अगर कोई बच्चा कोई प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहा है, किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को समझने में दिक्कत है, किसी को चलने में दिक्कत है, हड्डियों से संबंधित समस्या है, या फिर चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, सुनने, देखने, बोलने में जो प्रॉब्लम है, उन सभी को एक साथ शिक्षित किया जाए, ऐसा समावेशी शिक्षा कहती है। देखिए, जो अधिगम असमर्थी बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बाधित हैं, उनको एक साथ लाने की बात करती है। ठीक है, पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले एकीकृत जो हमारी शिक्षा है उसकी बात की जाती थी, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात
होती थी जिसमें बच्चे को एक स्कूल में तो पढ़ा दिया जाता था पर उनकी नीड्स की बात नहीं की जाती थी, यानी उनकी आवश्यकताओं की बात नहीं की जाती थी। पर जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बात करती है समावेशन की, यानी एक साथ शिक्षा प्रदान करने की। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कई सारे शिक्षा शास्त्री थे, कई सारे मनोवैज्ञानिक थे, उनमें आपस में मतभेद हो गया कि जो ये बालक होते हैं उनको मानसिक, शारीरिक असमर्थी, अधिगम असमर्थी, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक कह के संबोधित नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है, सामान्य से हटके जो भी है, सामान्य का मतलब है 90 IQ वाला, उससे अगर ज्यादा का होगा, 90 से ज्यादा का IQ रखता है तब भी वो विशिष्ट में आएगा, 90 से कम का IQ रखता है तब भी वो विशिष्ट में आएगा। तो हमारे जो शिक्षा शास्त्री थे या फिर जो मनोवैज्ञानिक थे वो हमेशा यही कहते थे, उनमें आपस में मतभेद होता था कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उनको सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए या फिर उनके लिए अलग स्कूल्स खोले जाएं। तो उनके लिए अलग स्कूल्स भी खोले गए, लेकिन वहां पे जो बच्चे थे उनको अलग से बहुत ज्यादा सुविधा देनी पड़ती थी, अलग से बहुत ज्यादा पैसे लग जाते थे, क्योंकि अगर किसी बच्चे के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सुन नहीं पा रहा है तो उनके लिए अलग से डॉक्टर्स की जरूरत होती थी, सलाहकर्ता की जरूरत होती थी, मतलब बहुत सारी चीजें, या उनके लिए प्रशिक्षित, मालूम पड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की जरूरत होती है, भाई खरीद के लानी पड़ेगी ना, वो जो मशीन होती है। तो कुल मिला के वहां पे ज्यादा पैसे खर्च होते थे, एक तो ये समस्या थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो मित वही है, यानी कम खर्चे में फुल चर्चा करवा देती है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये समझ में आ रही थी। तो शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हमेशा मतभेद करते थे। एक स्थिति ऐसी आई, लगभग सभी यही कहने लगे कि जितना संभव हो सके, जितना ज्यादा जरूरी हो सके तब तक, देखिए जो 70 से नीचे का बच्चा होता है, 70 जिसका IQ लेवल है उससे नीचे का बच्चा होता है, तो कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि उसका बुद्धि स्तर इतना ज्यादा नीचे होता है कि उसको सामान्य बच्चों के साथ बैठाल के नहीं पढ़ाया जा सकता। इसीलिए जो हमारे मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि जहां तक संभव हो सके वहां तक हमें सामान्य बच्चों के साथ में ही जो विशिष्ट बालक हैं, यानी जो मानसिक रूप से असमर्थी हैं, शारीरिक रूप से असमर्थी हैं, कोई दिक्कत है, चाहे उन्हें डिसलेक्सिया है, डिस्मॉर्फिया है, कोई भी समस्या है, डिस्ग्राफिया है, कोई भी समस्या है, तो उनको हमें एक विद्यालय में यानी सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देनी है। देखिए, हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बात करती है समता या समानता की। अब देखिए, समता क्या है और समानता क्या है। समानता का मतलब है सभी को एक समान समझना, लेकिन समता में बात ये होती है, देखिए कहीं कहीं पर समानता का नियम फॉलो होता है और कहीं कहीं पर ज्यादातर समता का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करती है। क्यों? समता ये कहती है कि बच्चे को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे हर बच्चे की सुविधा का ध्यान रखा जाता है, हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। अगर किसी को दिखाई कम दे रहा है तो पीछे ना बैठाल के आगे बैठा लिया जाएगा, है ना भाई। जिसको सही से समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा पीछे बैठा देंगे, वैसे तो सभी बच्चे एक बराबर होते हैं। तो कुल मिला के क्या है, एक साथ शिक्षा दी जाती है सामान्य विद्यालयों में। सामान्य बालकों और जो विशिष्ट बालक हैं उन सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। देखिए, जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं वो उनको कम नियंत्रित का मतलब समझ रहे हैं। देखिए, जो सामान्य बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, बालकों को हमेशा कम नियंत्रित वातावरण की जरूरत होती है। और प्रभावशाली का मतलब समझ सकते हैं आप, इफेक्टिव होना चाहिए आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन जब बच्चों को, जो हमारे विशिष्ट बालक थे, उनको जब हम अलग स्कूलों में शिक्षा देते थे तो उन्हें लगता था कि यार हमें कुछ ना कुछ तो कमी है, वरना हमें जो है वो सामान्य बच्चों से अलग क्यों रखा जा रहा है ना भाई। अगर उन्हें अलग स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है तो उनमें हमेशा ये भावना रहती थी कि हमें ऐसी क्या कमी है जो हमें अलग कर दिया गया है, जिससे कि उनका मेंटल लेवल, मतलब वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते थे जिस तरीके से सामान्य बालक ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जो विशिष्ट बालक थे उनको विशिष्ट विद्यालयों में ना पढ़ा के, मतलब अलग से उनको शिक्षा ना देके, हमने उनको सामान्य विद्यालयों में ही समाहित कर लिया, जिससे कि उनमें ये भावना पैदा ना हो जाए कि हमें कोई कमी है, खुद को कमतर ना आके। कुल मिला के ये बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर उनमें कोई कमी है तो उनमें कोई टैलेंट नहीं होगा। जब बच्चे साथ में सीखेंगे तो देखिए, जो असमर्थी बालक हैं, यानी जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कम समझ पाते हैं या फिर शारीरिक रूप से कोई असमर्थता है, मतलब हाथ पैर नहीं है, आंख नहीं है, या फिर कोई भी मतलब परेशानी हो सकती है,
तो रहना तो उन्हें समाज सोसाइटी में ही है, सामान्य लोगों के साथ में ही रहना है, तो उन्हें अलग शिक्षा दिए क्या फायदा। तो इसीलिए जो सरकार है उन्होंने क्या किया, एक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें एक नया मतलब लेके आए अपडेट, क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे हमने अब तक यही देखा है कि सामान्य विद्यालयों में इसीलिए हमें दी जा रही है ताकि वो अपने आप को हीन ना समझे जो कि हमारे बच्चे असमर्थ ही हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए यहाँ पे शैक्षिक कार्यक्रमों की बात की जा रही है, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये जितने भी बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 90 से ऊपर का है या 90 से नीचे का है, वो सभी बच्चे हमारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं यानी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे कि क्या होता है कि विशिष्ट बालकों को भी प्रॉफिट मतलब फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, और हमारे जो सामान्य बालक हैं उनका भी विकास निश्चित रूप में होना चाहिए। अब हम लोग कुछ टॉपिक वाइज देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ सेवाएं दी जानी चाहिए। देखिए जब सामान्य विद्यालयों में ना ज्यादातर व्यवस्थाएं होती हैं और विशिष्ट बालकों में के जो जब हम लोग विशिष्ट बालकों को अलग विद्यालयों में शिक्षा दिया करते थे तो उसमें ज्यादा खर्चा लगता था, अलग से ज्यादा खर्चा लगेगा, प्लस उनको उतना अच्छे से विकास भी नहीं हो पा रहा है जितना कि सामान्य बालकों के साथ हो सकता है। तो हम लोग उनको फालतू में क्यों ही अलग से शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए लोगों ने सोचा, जो मनोवैज्ञानिक थे, जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको साथ में दें। जब साथ में शिक्षा दी तो हमने देखा कि सामान्य विद्यालय में ज्यादा अच्छी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। मतलब ऐसी जो चीजें हैं जो विशिष्ट बालकों के काम आ सकती हैं, जो समर्थ बालक हैं वो भी असमर्थ बालकों की मदद कर सकते हैं कई जगह पे। तो क्या हुआ, ये ज्यादा बेनिफिशियल माना गया। अब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सेवाएं, जो भी हम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं किसी सामान्य बालक को जो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, बिल्कुल सामान्य है, ठीक है, तो उनके साथ असमर्थी बालकों को हमें सेवाएं देनी है, बिल्कुल सिमिलर रखना है, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करना है। दूसरा देखें तो विद्यालय की अन्य गतिविधियों, जैसे हम देख रहे हैं जो समर्थी बालक हैं उनको भी जो हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम प्रोत्साहित कर पाए, क्योंकि वो भी तो उतने विकास मतलब विकसित करने के वो भी तो हकदार हैं, वो भी तो चाहते हैं कि उनका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो तो चाहते ही हैं। हम एक टीचर होने के नाते हम भी तो ये चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी अपनी स्थिति में अच्छा और बेहतर कर सके अपनी फील्ड में। तो क्या है, विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे कला हो गया, म्यूजिक हो गया, भ्रमण हो गया, व्यायाम हो गया, सभी में शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें अभिप्रेरित करें, उन्हें मोटिवेट करें। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो क्लासरूम का यानी कक्षा का और जो हमारे विद्यालय का प्रबंध कैसा होना चाहिए। देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ कि विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और एक समावेशी शिक्षक को कैसा होना चाहिए उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा प्रबंधन होना चाहिए कि जो पुस्तकालय है और जो खेल का मैदान है, खेल का जो सामान है उसका बच्चे सामान्य रूप से प्रयोग कर सकें। आप ऐसे देखिए, ऐसी जगह जो है वो प्लेग्राउंड होना चाहिए कि खाली जो है सामान्य बालकों के मतलब खेलने का ना हो, जो हमारे असमर्थी या विशिष्ट बालक हैं वो भी पूरा प्रयोग कर सके और पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं वो अच्छे से उठा सके, मतलब नीचे लगाई जाए उनके लिए उनकी सुविधा अनुसार या फिर उनकी आवश्यकता अनुसार, जैसा उनकी सुविधा हो उस हिसाब से पुस्तकालय का निर्माण किया जाए कि सामान्य बच्चों को भी उचित प्रकार से मिल पाए पुस्तकें और जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उनको भी मिल पाए, और खेल के मैदान में जो सामान है उसकी भी व्यवस्था इसी प्रकार की जानी चाहिए। अब देखिए जो हमारे समर्थ बालक है, मतलब सामान्य बुद्धि के जो बालक हैं उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें बताना, क्योंकि जब बच्चे विशिष्ट बालक के जो बच्चे हैं वो जब सामान्य विद्यालयों में आते हैं, ठीक है, मालूम पड़ा किसी की आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो तो सामान्य से भिन्न है। तो सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि उनसे कुछ अलग हो रहा है, तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर होने के नाते कि सामान्य बालकों को यानी समर्थ बालकों को असमर्थ बालकों से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्या करेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बता सकेंगे उन्हें क्या कि वो क्या है, समाज का अंग है, यानी हमें भी इन्हीं के समाज के साथ में रहना है, ये जो बच्चे हैं ये हमारी ही
मतलब हमारा जिम्मेदारी है एक तरीके से कि हम इन्हें भी शिक्षित करें। एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चे में व्यवहारिक ज्ञान भी पैदा करेंगे, जो कि समर्थ बालक है वो समझ पाएंगे इस चीज को कि असमर्थ बालकों में किन किन चीजों की जरूरत है और वो उनकी हेल्प कर पाएंगे और उन्हें शिक्षित करने में आपकी मदद कर पाएंगे। और देखिए कह रहे हैं विभिन्नताओं का ज्ञान, यानी जो बालक हैं आपको हर बालक को, प्रत्येक बालक को ये ज्ञान देना पड़ेगा कि हम सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। किसी को काला पसंद हो सकता है तो किसी को सफेद पसंद हो सकता है, किसी को कुछ पसंद हो सकता है, मीठा ढोकला पसंद हो सकता है, किसी को डोसा पसंद हो सकता है। तो सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो आप जब हर बच्चे को इस बात का ज्ञान करवा देंगे कि हम सभी में विभिन्नताएं हैं, तो बच्चे को किसी के साथ भी समावेशन में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए कह रहे हैं जहां तक संभव हो सके, देखिए यहाँ पे इसलिए लिखा है जहां तक संभव हो सके। अभी मैंने बताया था कि जो 70 से भी नीचे वाले बच्चे होते हैं वहां वो मंद बुद्धि वालों में एक तरीके से कह सकते हैं जड़ बुद्धि होते हैं, उन्हें कोई नहीं सिखा सकता, तो उनके लिए अलग स्कूल्स की जरूरत होती ही है। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक जो हमारे असमर्थी बालक हैं, बाधित बालक हैं, या हम कह सकते हैं विशिष्ट बालक हैं, उनको हमें सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा प्रदान करनी है। कह रहे हैं प्रत्येक का व्यक्तिगत ध्यान रखना है। जो भी बच्चे हैं क्लासरूम में उनको एक एक बच्चों को आपको अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि उनमें हीनता की भावना आ जाए कि हम पे तो कोई सर ध्यान नहीं देते हैं या इनके साथ ज्यादा कर रहे हैं। आपको प्रत्येक बालक पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा और उचित है कि जो है आप ऐसी व्यवस्था करवा दें कि जिन बच्चों को शारीरिक असमर्थता है तो उनके लिए सामान्य विद्यालयों में ही अलग से डॉक्टरों की भी व्यवस्था होनी चाहिए और अलग से जो भी सुविधाएं विशिष्ट बालकों को चाहिए उसकी भी व्यवस्था आप विद्यालय में एज अ टीचर करवाएंगे। ठीक है, आप देखिए कह रहे हैं माता पिता की सलाह, तो बीच बीच में आपको माता पिता की सलाह लेनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिससे कि आप बच्चे का मतलब समावेशन अच्छे से कर सके, वो अच्छे से सभी के साथ घुल मिल सके, उसके व्यवहार में उचित प्रकार से परिवर्तन आ सके। तो देखिए आई होप आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ समझ में आया होगा, इंक्लूजन का अर्थ समझ में आया होगा, यानी समावेशन क्या है, हमें क्या करना है, सामान्य के साथ में विशिष्ट को एक साथ एक विद्यालय में पढ़ाना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की परिभाषाएं क्या है। तो अभी तक हमने समझा कि समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें हम सामान्य विद्यालय में विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दे रहे थे, तो उसे हमने क्या कहा था, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा था, यानी समावेशी शिक्षा कहा था, जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ना बालक बालिकाओं में, ना किसी भी प्रकार के बालकों में, मतलब विशिष्ट बालकों में, असमर्थी बालकों में, बाधित बालकों में किसी भी तरीके का भेदभाव आप नहीं देखेंगे। उसी को हमने क्या कहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा है। अब देखिए मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी बच्चा बिना परिभाषा यानी डेफिनेशन के कॉपी में नहीं लिखेगा। जब आप हेडिंग वाइज हेडिंग लिखते हैं तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ता है, वरना आप लगातार अगर कॉपी में लिखते चले जाएंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा और आपके नंबर भी अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसकी स्ट्रेटेजी में बीच बीच में आपको बताती रहूंगी, इसीलिए आपको डेफिनेशंस को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ डेफिनेशंस को। जो लोग बोलते हैं कि मुझे डेफिनेशन याद नहीं होती है, तो उन्हें सबसे बड़ा रामबाण इलाज यही है। देखिए आपको कुछ नहीं रटना, आपको इन वीडियोस को ही देख लेना है। आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको वो चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने अपने आप लगती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस आपको रटनी ही पड़ती हैं। देखिए जो फैक्ट्स है उनको चेंज नहीं किया जा सकता, फिर भी अगर किसी को लगता है तो एटलीस्ट आप 2 डेफिनेशन याद करके जाइए, बाकी आप साइकोलॉजिस्ट के नेम याद कर लीजिए और ऐसे ही पढ़ लीजिए, मतलब जो डेफिनेशंस है उनको पढ़ लीजिए और बना के लिख दीजिए, पर डेफिनेशंस को जरूर दीजिए। पहले आप अर्थ लिखेंगे, डेफिनेशंस देंगे, पूरा जैसा क्वेश्चन बताया गया है उसको हेडिंग वाइज हेडिंग आप एक्सप्लेन करेंगे, अपना पूरा एक्सप्लेनेशन कॉपी में अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीफन एंड ब्लैक हर्ट के अनुसार, यानी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या
सामान्य अवसर, सामाजिक मानवीकरण एवं अधिगम को बढ़ावा देना है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि जो बालक हैं हमारे, उनको सामान्य धारा से जोड़ना है, विशिष्ट हो सामान्य हो सभी को एक स्थित धारा पे लाके रखना है, ताकि सामाजिक स्तर पर उनमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न ना हो पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख रहे हैं यर्शिल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। मतलब इसी से संबंधित होते हैं। कोई भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी हमारा मतलब विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का, सबको साथ में समावेशित करके समावेशी शिक्षा में कार्य होते हैं। अब देखिए कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, उनका कहना है कि शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए जो है वो आयाम खोलती है। खाली अधिगम ही नहीं, देखिए जब जो विशिष्ट बालक हैं उनको शिक्षा दी जाएगी तो उनको विशिष्ट शिक्षा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई तो मतलब असमर्थी किसी ना किसी के प्रति तो होंगे, तो उन्हें जो शिक्षा दी जाएगी उससे जो है वो जो सामान्य बालक हैं उन पे भी काफी अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी अच्छा विकसित होंगे। क्योंकि जब वो समूह में सीखेंगे तो अपनी अपनी क्वालिटीज को क्या करेंगे भाई, मिक्स एंड मैच करेंगे। कोई अलग कल्चर का है, किसी के पास कोई क्वालिटी है, किसी के पास कोई क्वालिटी है, तो यानी विशिष्ट अधिगम वहां पे भी होने लगेगा बच्चों के समूह में। अब देखिए कह रहे हैं कुछ अन्य शिक्षा शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं एक ही साथ एक विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। देखिए डेफिनेशन जरूर दे के आइएगा, इससे आपका ना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि कॉपी में डेफिनेशन जब आप ब्लू और ब्लैक पेन से लिख के आते हैं, कहीं कहीं पे अगर आप चाहिए तो रेड एंड ग्रीन पेन का यूज ना करके कलर्ड पेन का भी यूज कर सकते हैं, तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगेगी लिखी हुई। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी प्रकृति यानी नेचर क्या है। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसकी प्रकृति क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम जान रहे हैं कि सामान्य विद्यालयों में क्या किया जाता है, सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। आप ये हेडिंग बना लीजिएगा और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ तो आई गई होगी कि जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रकृति में। अगर पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या है, नहीं भी पूछी जाती है, ऐसे पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसके सिद्धांत, उसके उद्देश्य, आवश्यकताओं को एक्सप्लेन कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए, तब भी आप नेचर को उसमें डालेंगे। आप पहले अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, देन प्रकृति बताएंगे, उसके बाद जो भी चीजें होंगी आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है, यानी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी को एक समान एक स्तर पर शिक्षा दी जाती है और जिन बच्चों को जरूरत है जिन भी चीजों की, उनको उनके हिसाब से सुविधाएं प्रदान करने के बाद उन्हें शिक्षित किया जाता है और सबको एक लेवल पे लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि समाज में सभी को एक साथ सर्वाइव करना है। अब देखिए कह रहे हैं समर्थ बालकों की शिक्षा प्राप्त करने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। देखिए जब वो अलग से विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको जो उनके जो टीचर हुआ करते थे उनको उसी तरीके से पढ़ाते थे और कई बार तो क्या होता था, क्योंकि हर बालक की समस्या अलग है, क्योंकि विशिष्ट है, हर किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को चलने फिरने में दिक्कत है, किसी को हड्डियों से संबंधित समस्या है, किसी को उल्टी आने लगी, बीच बीच में चक्कर आने लगा, ऐसी कोई समस्या है कि कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, मतलब किसी भी तरीके की हो सकती है ना परेशानियां। तो विशिष्ट विद्यार्थियों को जो भी मतलब परेशानियां होती थी तो वहां पे उन्हें एक समान शिक्षा देने में मतलब दिक्कत आती थी। जो टीचर्स थे उनको दिक्कत आती थी क्योंकि उन्हें एक साथ इतनी सुविधाएं नहीं दी जा सकती थी और वो सीख भी अच्छे से नहीं पाते थे और उनमें हीनता की भावना भी रहती थी। इसलिए क्या कहा गया कि समर्थ बालकों की शिक्षा प्राप्त करने का क्षेत्र विस्तृत हो गया। जब वो सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ आए तो उन्हें कई तरीकों से नई नई चीजें सीखने का तो अवसर मिला, साथ में उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक सभी तरीके का विकास उचित रूप से हुआ। हर क्षेत्र में उनको विकसित होने का मौका मिला, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, सभी तरीके से उनको पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका मिला, यानी उनका जो अधिगम का क्षेत्र था वो और बढ़ गया। अब देखिए कह रहे हैं विद्यालय का स्वस्थ वातावरण, जहां विशिष्ट विद्यालयों में बालकों को, विद्यालय जो होते थे विशिष्ट विद्यालय, उसमें बच्चे को एक पूर्ण वातावरण नहीं प्रदान किया जा सकता था, क्योंकि जैसी सुविधाएं उनको विशिष्ट विद्यालयों में चाहिए
भाई जो बच्चे हैं उनको विशिष्ट विद्यालयों में चाहिए, वैसी सुविधा केवल आप सामान्य विद्यालयों में ही प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि जितनी सुविधा सामान्य विद्यालयों में है उतनी सुविधा विशिष्ट विद्यालयों में नहीं की जा सकती। इसीलिए विद्यालय का स्वस्थ वातावरण बच्चे को मिल पाता है और वह सामान्य बालकों के साथ उचित तरीके से समझ और सीख पाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बालकों को विशेष सुविधा के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। कोई बालक अंधा है तो उसे ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो हम लोग जो वैसे दिखाई देने वाले, हम कह सकते हैं श्रव्य दृश्य, शब्द का तो नहीं करेंगे, दृश्य का यूज ज्यादा करेंगे। भाई हम कोई चीज दिखा रहे हैं तो बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो देख तो पा रहा है ना, तो हम विजुअल एड्स का ज्यादा यूज करेंगे जिससे कि बच्चे को आराम से देख के समझने में कोई भी समस्या ना हो। ऐसे ही कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए अलग मशीनों का यूज करेंगे। कोई देख नहीं पा रहा है या किसी को और भी अधिगम से संबंधित कोई और समस्या है या फिर कोई मानसिक शारीरिक रूप से किसी प्रकार की अक्षमता रखता है तो उसके लिए उस तरीके की सुविधाएं करेंगे। जैसे अगर किसी को सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ है तो आप कोशिश करें कि उन बच्चों की जो क्लासेस हैं वो पहले वाले फ्लोर पे ही लगा दी जाए या फिर रैंप बनवा दिया जाए जिससे कि वो अपनी व्हील चेयर से ऊपर चढ़ सके या फिर जो भी मतलब सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड की जा सके। अब देखिए कह रहे हैं विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना। सामान्य बालकों की भी और विशिष्ट बालकों की भी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उन्हें जरूरतें हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, उनको समझना एक टीचर का काम है। एक समझ लीजिए टीचर को ना शक्तिमान बनना पड़ेगा, यानी आप सबका ध्यान रखेंगे। कुल मिलाके जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें हैं, हर तरीके से आप बच्चे के साथ होना चाहिए और पूरी तरीके से तत्पर होना चाहिए। हालांकि कुछ जो हमारे अध्यापक हैं जो कि ट्रेंड हैं, जिनका उनका भी चयन किया जाता है, जैसे कि अलग से पढ़ाने के लिए बच्चों को सामान्य विद्यालयों में ही बुला लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं क्या होती हैं, जो हमारा समावेशी जो विद्यालय है उसमें की जाती है, यानी जो सामान्य विद्यालय है उनको ही कहा जा रहा है, हम समावेशी विद्यालय के नाम से जान रहे हैं। अब देखिए बच्चों में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, यानी आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होती है कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। वरना जब वो एक साथ पढ़ रहे होते थे तो उन्हें तो लगता ही नहीं था, क्यों, क्योंकि सब तो एक जैसे हैं, है ना, सब तो एक जैसे, तो वो किसी को कुछ इंक्रीज होते देख ही नहीं पाते थे। तो कुल मिलाकर जब वो सामान्य बच्चों के साथ आते हैं तो उनमें थोड़ी सी प्रतियोगिता की भी भावना आती है कि हाँ जब ये कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है, आत्मनिर्भरता। जब लोगों को देखते हैं, भाई खाना देख के ही तो भूख लगती है, तो जब हर बच्चा अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा होता है और उसे भी वैसी ही सुविधाएं दी जा रही होती हैं जो विशिष्ट बालक है उसको भी दी जा रही हैं, तो साथ में एक प्रतियोगिता का मतलब एक वातावरण बन जाता है। ऐसा बन जाता है कि बच्चा जो है, कोई भी बच्चा अपने आप को कमतर नहीं आंकता है, सभी को लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक, तो क्या है, आत्मनिर्भरता बच्चे में उत्पन्न होती है। फिर अगर हम बात करें तो देश की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी सभी को शिक्षित करके सामाजिक स्तर पर एक समान लेके आना, ताकि हर बच्चा सामाजिकता का यानी राष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण रूप से सहयोग कर सके, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसलिए उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना, जो कि हमारे विशिष्ट और सामान्य बालक है। अब देखिए कह रहे हैं जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के योग्य बनाना। जो भी हमारे विशिष्ट बालक हैं उनको क्या करना है, उन्हें बताना है कि जीवन एक संघर्ष है, और जो सामान्य बालक, ऐसा नहीं है कि केवल विशिष्ट बालक के ही जिंदगी में, आपके जीवन में ही ये कठिनाइयां हैं। हर बंदा या फिर हर बच्चा, बालिका या फिर जो बालक और बालिकाएं हैं वो सभी अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस बात से विशिष्ट बालकों को परिचित करवाना कि इस संसार का हर व्यक्ति क्या कर रहा है, कठिनाइयों से जूझ रहा है, जैसे कि आप लोग हैं। ठीक है, मतलब सभी को अपने जीवन में संघर्ष करना है, ऐसा उन्हें समझाना है और उनमें यह क्षमता उत्पन्न करनी है कि वो इस चीज को समझ पाए कि वो अपनी जो भी उनकी कठिनाइयां हैं उसको झेलने की क्षमता रखें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करने की जो भावना है उनमें पैदा हो सके। अब देखिए कह रहे हैं जागरूकता की भावना का विकास करना, यानी वो इस बात के लिए जागरूक हो सके, जो कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक हैं। देखिए सामान्य बालकों का विकास तो उसी स्पीड से हो रहा है, इसी स्तर से हो रहा है, लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं उनमें जागरूकता का विकास करना और सामान्य बालक में तो हो ही रहा है। तो विशिष्ट बालकों को यह बात बताना कि जो है वो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। हम लोग कई सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग स्टीवन हॉकिंस के बारे में पढ़ते हैं, हेलन केलर के बारे में पढ़ते हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं। इन सब चीजों के उदाहरण द्वारा आप बच्चों को और अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जो स्टीवन हॉकिंस थे उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, फिर भी उसके बाद भी वो कितने अच्छे साइंटिस्ट थे। या फिर जो हमारी हेलन केलर थी, वो पहली जो थी वो महिला थी जिन्होंने बीए किया था, मतलब जिनको सुनाई और दिखाई नहीं देता था। तो आप ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिससे आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में इससे बेटर कर सकते हैं ना। तो एज अ टीचर आपका ये फर्ज बनता है कि आप बच्चे को किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं और
कैसे उनका समावेशन एक कक्षा में कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम धीरे धीरे चलेंगे और सारी चीजें कवर कर लेंगे, चाहे वो नीड्स हो चाहे वो इंपॉर्टेंस हो, सभी कुछ देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।